गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्तनी। फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था स्टूडेंट कि हमने वर्ण विचार पढ़े थे। वर्ण विचार के अंदर हमने वर्णों पे विचार किया था। अब हमारी हिंदी वर्णमाला है जिसमें वर्ण होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन वाले। वर्णमाला के जितने वर्ण होते हैं ए, आ, ई, उ, रै, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे सारे स्वर होते हैं। अंग और ए है, दो मैंने आपको क्या बताए थे, अयोगवाह बताए थे। फिर हमारे क्या आए थे, व्यंजन आए थे, कै, खे, गे, घे, ड़े। कैवरक के व्यंजन आए थे, चैवरक के व्यंजन आए थे, टैवरक के आए थे, टैवरक के आए थे, पैवरक के आए थे। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन के हमने पार्ट्स पढ़े थे। इसमें व्यंजन के पार्ट्स में स्टूडेंट आपने पढ़ा था, सबसे पहले हमारे थे स्पर्श व्यंजन, सेकंड हमारा अंतस्थ व्यंजन, थर्ड है हमारा ऊष्म व्यंजन, और उसके आफ्टर हमने संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं इसमें, कैवरक के, कै से लेके जितने भी मै तक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे 25 थे। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 थे, य, रै, लै, वै। उसके बाद ऊष्म व्यंजन आए थे हमारे श, है, और संयुक्त व्यंजन आए थे। संयुक्त व्यंजन में स्टूडेंट श, त्र, ग और श, ये हमने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद में हमारे आए थे इसमें द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, दो समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको एक आपका इसमें स्वर रहित होगा और दूसरा आपका स्वर सहित होगा। जिसमें एग्जाम्पल जैसे आपको दिया होता है पक्का। अब इसमें आपने ये देखा है, इसमें पक्का है, हमारा कै हाफ है। अब हमने इसको कै हाफ क्यों दिखाया है, मैंने आपको एक वर्ण विचार में, वर्ण विच्छेद में एक चीज बताई थी कि जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं तो हम जब किसी व्यंजन के साथ में जो स्वर मिला होता है, अगर हम उसको अलग कर देते हैं व्यंजन से, तो उस व्यंजन के नीचे क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। हलंत लगने का मतलब हुआ इस व्यंजन का स्वर बाहर आ चुका है, यह स्वर रहित व्यंजन है। और जब हम इसको स्वर दे देंगे तो इसके नीचे का हलंत हट जाता है। वैसे द्वितीय व्यंजन क्या है, जिसमें हमारा एक व्यंजन स्वर रहित होता है और एक व्यंजन हमारा क्या होता है, स्वर सहित होता है। अब हमने इसमें हलंत क्यों नहीं लगाया, इसका कारण क्या है। इसमें एक आपको ये नियम बताया गया है इसमें कि जो भी हमारे पाई वाले शब्द होते हैं, पाई का मतलब समझते हो, पाई का मतलब होता है जिनके ये खड़ी रेखा होती है। जैसे स है, प है, च है, त है, न है, मैं है, ये क्या होते हैं, पाई वाले शब्द होते हैं। जब हम इसको स्वर रहित दिखाते हैं तो या तो हम इनके नीचे हलंत दिखा देते हैं, और हलंत अगर नहीं दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी पाई ही हटा दी जाती है, तो ये हमारे स्वर रहित दिखा दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन व्यंजनों के साथ, इन वर्णों के साथ में क्या है, स्वर नहीं है। जो बिना पाई के शब्द होते हैं, द, ट, ड, ये क्या होते हैं, इनके नीचे हम अगर इनकी पाई हटा देते हैं तो इन शब्दों का अर्थ ही अलग हो जाता है। जैसे आपका ट का बन गया हाफ वह बन गया, द का आपका क्या बन जाता है, त बन जाता है। तो इससे हमारे क्या है, शब्द वर्ण गलत हो जाते हैं। इसलिए हम इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए हम इनके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। हलंत का मतलब क्या होता है इसमें कि इन वर्णों के अंदर
स्वर नहीं है। जैसे डे है, डे के नीचे भी हम हलंत लगा देंगे, टे है, टे के नीचे भी हम हलंत लगा देंगे। क्लियर हो गया? तो ये होते हैं हमारे, और दो शब्द है जैसे कै और फै, ये शब्द होते हैं। हम इनको स्वर रहित प्रदर्शित करने के लिए इसमें हम इनके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं, और हलंत नहीं लगाते तो इसमें इसका मतलब होता है जो हुंडी वाले शब्द होते हैं, जिनकी ये गोला गुमा होता है, हम इनकी ये हुंडी हटा देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे हा बन जाते हैं, यानी स्वर रहित व्यंजन है। तो जैसे आपने इसमें पक्का प्रयोग किया था, हाफ का, हमने क्या है इसको पूरा नहीं दिखा के हलंत नहीं दिखाया, इसकी क्या कर दी हमने, हुंडी हटा दी, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वर रहित व्यंजन हो गया। क्लियर हो चुका है सबको? उसके आफ्टर स्टैंड है आपको वर्तनी। वर्तनी में क्या होता है, इसमें जैसा हम, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमें लिखना पड़ता है। अगर हम उनको वैसा नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, उन शब्दों का गलत अर्थ निकल जाता है। तो इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसको हमने फर्स्ट लेसन भाषा, लिपि और व्याकरण में पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है इसमें, तो आप शब्दों को सही रूप में ना तो बोल सकेंगे, ना उसका उच्चारण कर सकेंगे, और ना ही उसका अर्थ बता पाएंगे। इसलिए हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए और उस शब्द को सही तरीके से ही लिखना चाहिए। जैसे आपको स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे बताया है बिल्ली, अगर हम इसके अगर हम पाई नहीं हटाएंगे और इसके नीचे हलंत में नहीं दिखाएंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, दिलली। क्या पढ़ा जाता है, दिलली। इसलिए हमने इसकी पाई हटाई है और इसके नीचे हलंत लगाया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिल्ली। यानी हमारा जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण उसी अनुसार होता है, और जो जिनके साथ में स्वर होते हैं उसमें ए का स्वर, ए का वर्ण निकलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली। दिल्ली हो गया, बिल्ली होगा, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जिसमें हमारा एक होता है व्यंजन वर्ण होता है वो हमारा स्वर रहित होता है, दूसरा हमारा स्वर सहित होता है। तो वैसे हमें फिर वर्तनी में ये बताया गया है कि हमें शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हमारा हिंदी वर्णमाला में होता है रै का प्रयोग। रै हमारा वर्णमाला का एक ऐसा वर्ण है जिसमें हमेशा ऊ की मात्रा कहाँ आती है, उसके पेट के ऊपर। सारे जितने भी वर्ण होते हैं, आपको अगर ऊ की मात्रा पूछी जाए या बड़े ऊ की मात्रा पूछी जाए तो हम क्या लगाते हैं, उसके पैरों में लगाते हैं, पदेन में लगाते हैं। लेकिन एक रै ही एक ऐसा वर्ण है जिसके अंतर्गत हमारी ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, उसके पेट पे लगती है। अगर आपका छोटा हुआ है तो ऐसे लगती है और बड़ा हुआ है तो ये लगती है। कभी भी आपके रै वर्ण पे क्या है, ऊ की मात्रा उसके पैरों में नहीं लगती, इस तरह नहीं लगती। अगर हम इस तरह लगाते हैं तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है इसमें, का हमेशा ये पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें ऊ की मात्रा उसके पेट पे लगती है। तो रै ही हमारा एक ऐसा वर्ण है जिसमें ऊ की मात्रा उसके पेट पे लगती है। क्लियर हो चुका है? उसके बाद हमारे रै के प्रयोग आते हैं। अब रै का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। रै का प्रयोग, एक तो रै का प्रयोग हमारा किसके रूप में होता है, रेफ जिसको कहा जाता है। तो अगर हमारा, जैसे आपको ये शब्द दे रखा है कर्म, अगर आपके बीच में अगर यहाँ पे किसी वर्ण के अगर हमारा स्वर सहित वर्ण है कोई और उसके आगे अगर हमारा स्वर रहित रै है, तो वह रै क्या करेगा, अपने फर्स्ट वाले से बोलेगा। एक इसका है, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, इसमें आप उसको कहोगे कि मेरा स्वर मेरे पास में नहीं है, तो आप अपना मुझे दे दो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। ये भी कहता है, इसके पास जाता है कि मेरे पास स्वर नहीं है, आप अपना स्वर दे दो, तो ये नहीं देगा। नहीं देगा। तो ये रै क्या बोलता है अपने वर्ण से,
कि मैं आपको मेरी जगह दे देता हूँ। क्या देता हूँ? मैं मेरी सेकंड नंबर पे आ जाओ, आप थर्ड नंबर पे हो, आप सेकंड नंबर पे आ जाओ। तो मैं क्या कहता है कि मैं आपको सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर क्या करूंगा, आप मेरे शीर्ष पे बैठ जाओ। किस पे? सिर पे बैठ जाओ। तो रे क्या होता है? अगर कोई रे होता है, जब हमारा रे स्वर रहित होता है और दूसरे को अपनी जगह दे देता है, तो रे को ये वर्ण अपने किस पे बैठा लेता है? शीर्ष पे बैठा लेता है। तो रे क्या है? अपना अधूरा नहीं दिखाई देता है। तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? कर्ण बन जाता है, रेफ के रूप में। कहाँ बन जाता है? इसको रेफ के रूप में कहा जाता है। जैसे आपको दे रखा है शर्म, तो रे कहाँ होता है? इसके शीर्ष पे गया है, इसका मतलब रे का उच्चारण कहाँ हुआ है? इसके बीच में। होता कैसे है? अब हम ऐसा नहीं लिखते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, रे यहाँ पे अधूरा है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये हलंत से इसको क्या है, इसको ऐसे लगता है जैसे मेरा स्वर मेरा छोड़ के चला गया, तो ये इसको कहता है कि आप मेरे साथ मिल जाओ या आप अपना स्वर दे दो। अब अपनी चीज तो कोई नहीं देता है, तो ये कहता है आप मेरे पास आ जाओ, और रे को अपने कहाँ पे बैठा लेता है? ये अपने शीर्ष पे बैठा लेता है। ये फर्स्ट हमारा रे का प्रयोग होता है। सेकंड हमारा रे का प्रयोग क्या होता है? इसमें जैसे अगर कोई स्वर रहित व्यंजन के बाद में अगर हमारा रे होता है, तो वह रे कहाँ चला जाता है? फर्स्ट वाले के पदेन में चला जाता है। कहाँ? पदेन में चला जाता है। अब इसका भी ये है इसमें कि इसके पास में क्या हुआ? रे के पास में क्या है? स्वर है। कैसे मालूम होता है? क्योंकि इसके नीचे क्या है? हलंत नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसके साथ स्वर है, और इसके कै के वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ ये वर्ण क्या है? बिना रहित, बिना इसके आपके दे रखा है, बिना आपके स्वर के है। तो ये क्या करता है? जब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये कहता है, रे को कहता है कि आप मुझे अपना क्या दे दो? स्वर दे दो। रे देगा? नहीं देगा। क्यों? अगर रे इसको स्वर दे देता है तो रे के नीचे हलंत लग जाएगा और रे को अपनी जगह देनी पड़ेगी। इसलिए रे कहता है कि नहीं, आप मुझे अपनी जगह आने दो। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई अपनी जगह दे, तो वो रे को क्या कहता है? तुम मेरी जगह मत आओ, लेकिन मेरे पास, मेरे पैरों में आ जाओ। तो रे क्या सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इसने जगह नहीं दी तो क्या हुआ? फर्स्ट नंबर के पैरों में ही थी। तो वो रे का हलंत हट जाता है। इसको जैसे ही स्वर मिलता है तो इसका हलंत हट जाता है और इसके कहाँ आ जाता है? पदेन में आ जाता है। ये क्या होता है? रे का प्रयोग। कि अगर किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद में अगर रे है, तो वह रे कहाँ आ जाएगा? पदेन में आ जाएगा, यानी इसके पैरों में आ जाएगा। और अगर किसी स्वर सहित व्यंजन के बाद में रे है, तो वह अपने अगले वर्ण के शीर्ष पे चला जाएगा। ये आपको दो रे के प्रयोग हो गए। उसके बाद आपको मैंने बताया है थर्ड रे का प्रयोग कहाँ होता है? टे और डे। ये दो वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको स्वर मिल जाता है तो वह रे का प्रयोग क्या होता है इसमें? जैसे टे है, टे के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है, तो इसमें टे के बाद में अगर ये जैसे रे दिया हुआ है जिसके साथ में स्वर है, तो टे का क्या है? जब टे के साथ में अगर रे मिलता है, अपने आगे वाले वर्ण के साथ में आ जाता है रे, तो इसका हलंत नहीं हटता है, बल्कि इसके पदेन में आके इस तरह का चिन्ह बन जाता है। तो ये रे यहाँ से हट जाएगा और ये इसके पदेन में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या शब्द बन जाता है? जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं ट्रक, ड्रम, ऐसा होता है। अब इस हलंत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें इस रे को हम इसके साथ दे देंगे और ये इस साइन में बन जाएगा। तो डे और टे दो ही वर्णमाला में ऐसा शब्द है जिनका हलंत नहीं हटता, बल्कि जब इनको स्वर मिल जाता है तो इनका चिन्ह इस तरह बन जाता है। तो ये रे के हमारे तीन प्रयोग होते हैं। सबसे पहले रे आता है हमारा रेफ के रूप में आता है। सेकंड रे हमारा था किसमें? पदेन के रूप में आता है। और टे और डे दो ऐसे वर्ण है जिसमें रे हमारा कहाँ आता है? उसके पदेन में, और उसका साइन किस तरह से बन जाता है? इस तरह। हलंत हटता नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या बन जाता है? साइन, यानी उसका चिन्ह बन जाता है।
वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का हमारा टॉपिक चल रहा था। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, इसमें वर्णों का विच्छेद किया जाता है। अब कोई भी होते हैं, जैसे वर्ण होते हैं, क है, स है, द है, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं सब स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब वर्ण विच्छेद, जैसे आपको दिया हुआ ये पुस्तकालय, ये मैंने आपको शब्द दिया। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, पै। पै के साथ में कौन सी मात्रा मिली हुई है, कौन सा स्वर मिला हुआ है, ऊ। जैसे हमने इसका क्या निकाला, ऊ बाहर निकाला, तो इसके नीचे हमारे हलंत हमें लगाना आवश्यक हो जाता है। फिर हमारा क्या है, स दिया हुआ है, स इसमें हलंत वाला नहीं दे रखा आपको। क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि पाई का शब्द है, हमने इसकी पाई हटा दी और हलंत भी हटा दिया। तो स हम क्या है, इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है, हम इसको ऐसा का ऐसा दिखा देंगे। उसके बाद में हमारा क्या आता है शब्द तय। तय के साथ में क्या मिला हुआ है, इसमें ए। हमने जैसे इसका ए बाहर निकाला तो इसके नीचे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, कै। कै के साथ में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। हमने जैसे ही इसका स्वर बाहर निकाला इसके नीचे क्या लग गया, हलंत का निशान लग गया। फिर हमारे पास क्या है, लय। लय के साथ में कौन सा स्वर बोला जाता है, लय, ए बोला जा रहा है। हमने इसका क्या बाहर निकाला, ए निकाला, और इसके नीचे क्या लगा दिया, हलंत का निशान। फिर लास्ट हमारा क्या है, यह के साथ में कौन सा स्वर बोला जा रहा है, ए। हमने जैसे ही इसका ए बाहर निकाला तो इसके नीचे क्या लग गया, हलंत का निशान लग गया। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद होता है। हम इसको क्या है, जैसे ही वापस बनाएंगे तो इन शब्दों को क्या है एक साथ करेंगे, एक साथ करने पे हमारा नया शब्द क्या बन जाता है, क्या। एक शब्द और बताती हूँ, जैसे इसमें आपको आशीर्वाद, क्या है, आशीर्वाद, ये शब्द है, इस तरह लिखा जाता है। अब इसमें आपने देखा है सबसे पहले हमारा कौन सा है, हमारा सबसे पहला है आ, जो कि हमारा एक स्वर है। इस स्वर के साथ में कोई भी स्वर नहीं मिला था, क्योंकि स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, वे वर्ण जिनका बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारण होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आ है, आ हमारा एक ऑलरेडी स्वर है। फिर हमारा क्या है, शय। शय के साथ में कौन सी मात्रा मिली हुई है, ई की। हमने ई बाहर निकाला, इसके नीचे हलंत लगा दिया। फिर हमने अभी रै के प्रयोग में पढ़ा था, हमारा यहाँ पे रै आ रहा है। रै हमारा यहाँ कहाँ आ रहा है, रेफ के रूप में, रेफ के रूप में आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब कहाँ था, वैसे पहले था। ये कौन सा था, रेफ के रूप में कब आता है, जब रै स्वर रहित होता है, अपने वर्ण से पहले होता है। तो ये हमारा रेफ के रूप में आ गया। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, वाह। वाह के साथ में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। तो हमने इसका आ बाहर निकाला। और लास्ट में हमारा क्या है, दै। दै के साथ में कौन सा है, ए। तो हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद का। तो वर्तनी वाले चैप्टर में भी आपको ये बता रखा है कि जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं उनको हम वैसा का वैसा ही लिखना आवश्यक हो जाता है। जो आपको वर्ण विच्छेद का ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर आपको रै के प्रयोग का, वर्ण विच्छेद का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या है, आपके शब्द ही गलत हो जाएंगे, आप उनका सही उच्चारण नहीं कर पाओगे, और उनमें जो भी स्वर मिले हुए हैं उनको सही तरीके से नहीं बोलते हैं तो वो हमारे गलत लिखे जाते हैं। ये चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, आपको फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, उनको सेल्फ फिल करना। इफ यू एनी प्रॉब्लम यू आस्क टू मी। बट फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर और टुडे जो आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी वो वर्कशीट आपको नोटबुक में भी करनी है, और वो एक टेस्ट के रूप में है, उसको सेल्फ करने की ट्राई करना कि आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने से कितना नॉलेज मिला है, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको सेल्फ करने की ट्राई करना। ओके, थैंक यू।